जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का रियल नंबर्स के अंदर यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर हमने पहले पढ़ी थी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उसको रिपीट करते हुए आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम के लिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ये रही आपके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या कहती है, तो इस प्रमेय को सुनिएगा। इस प्रमेय के अनुसार सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे आपके पास में कोई संख्या 6 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। 6 को किया तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास में 2 गुणा 3। ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं 25 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 5 के पाड़े से 5 पंजा 25 से फिर 5 में 1 बार, यानी कि 25 के जो अभाज्य गुणनखंड आए 5 गुणा 5 2 बार आए हैं, इसलिए इसे घातांक रूप में लिख सकते हैं 5 की घात 2। ये थी हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को किसने दिया और उसे क्या कहा जाता है, तो ये प्रमेय दी है कार्ल फ्रेडरिक गोस ने। किसने दी है? कार्ल फ्रेडरिक गोस ने। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय किसने दी है, तो ये दी है कार्ल फ्रेडरिक गोस ने। किसने? कार्ल फ्रेडरिक गोस ने ये प्रमेय दी। इस प्रमेय को देने वाला कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गोस। अब इस कार्ल फ्रेडरिक गोस को क्या कहा जाता है, तो इस कार्ल फ्रेडरिक गोस को कहा जाता है गणित का राजकुमार, यानी कि गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। कौन सा राजकुमार? गणितज्ञों का क्या था? ये राजकुमार था। गणितज्ञों का ये क्या था? राजकुमार था। कौन था? कार्ल फ्रेडरिक गोस। इसने क्या दिया? इसने दी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है? सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 6 लिखा मैंने संख्या, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, 6 बराबर 2 गुणा 3। फिर 25 का एग्जाम्पल लिया तो 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, फिर 25 5 गुणा 5 यानी कि 25 बराबर 5 की घात 2। अब हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। देखिएगा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्यों कहा जाता है? महत्तम जो समापवर्तक होता है उसे एचसीएफ कहा जाता है। अब एचसीएफ की मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ। एचसीएफ किसे कहते हैं? कोई भी संख्या है, कोई भी 2 या 3 संख्या है, संख्याओं के उभयनिष्ठ होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? गुणनखंड होने चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंडों। अब ये गुणनखंड कौन से हैं वो भी तो लिखना जरूरी है। ये कौन से गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड। संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम
घातों वाली संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का क्या है, गुणनफल। यानी कि ध्यान से देखिएगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हो, घात का जो गुणनफल होता है संख्याओं, घात का गुणनफल, यानी कि घात का क्या है, गुणनफल है। जैसे कि मैंने आपको एक संख्या दी 6, एक संख्या दी 12, इसकी हमें निकालना है एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालना है तो मैंने लिखा 2 से 6 को 3 बार, 2 से 12 को 6 बार, फिर 2 से वापस 2 को 3 से नहीं जाता, 3 का 3, 2 से 6 को 3 बार, फिर 3 का एक बार और 3 का एक बार। ऐसे कर सकते हो तो ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इसको इस परिभाषा से करें तो 6 का 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार, फिर 3 का एक बार, फिर इधर 12 का करते हैं तो देखिएगा डिवाइड, ये 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, फिर 3 का एक बार। मैं इस शॉर्टकट वाली मेथड को मिटा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। मेरे पास में यहाँ पे 6 के लिए आया 2 गुणा 3, 12 के लिए मेरे पास आया 2 गुणा 3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब देखिएगा, मैंने इसमें अंदर कहा कि संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड होने चाहिए, तो हमें चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ मेरे को चाहिए 6 और 12 का। किसका, 6 और 12 का। मुझे एचसीएफ चाहिए 6 और 12 का, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार न्यूनतम घात वाला, क्या चाहिए, न्यूनतम घात वाली उभयनिष्ठ गुणनखंड होने चाहिए। देखिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है 2, एक है 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से, 2 और 2, 2 दोनों में है, 3 3 दोनों में है, ये हो उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातों वाली, न्यूनतम घातें देखिएगा, इसमें 2 की घात 2 ज्यादा है, इसमें 2 की घात 1 कम है, यानी कि 2 की घात 1, और इसमें 3 की घात 1, इसमें भी 3 की घात 1, समान घातें, इसलिए न्यूनतम घात भी 1 हुई। अब इनका आप करिए गुणा। क्या करिए, गुणा। HCF 6 और 12 का 2 की घात 1 यानी 2, 3 की घात 1 यानी 3, 2 का गुणा 3 से क्या, कितना आया, 6। तो इसका HCF कितना हुआ, 6 हुआ। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम एलसीएम की ओर। अब हम पढ़ रहे हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक्य। क्या पढ़ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक्य। लघुत्तम समापवर्तक्य के अंदर क्या होता है, ये लिखा मैंने, एलसीएम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। क्या है, गुणनफल। जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने 6, मैंने लिखा 6 को मैंने वापस लिखा, 2 से डिवाइड किया 3 बार, 3 से किया एक बार, एक संख्या मैंने ली 12, क्या ली, 12, 2 से डिवाइड किया 6 बार, फिर 2 से किया 3 बार, फिर 3 से किया एक बार। अब मेरे पास में 2 संख्याएं आई है, 6 के लिए आया है 2 गुणा 3, और 12 के लिए मेरे पास आया है 2 गुणा 3, यानी कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए, एलसीएम। मैंने लिखा 6 और 12 का जो एलसीएम है वो आएगा, अधिकतम घात होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंडों की क्या होनी चाहिए, अधिकतम घात। देखिएगा, मैं यहाँ पे घातों की तुलना करता हूँ, दोनों ही में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहे हैं, इसे उभयनिष्ठ नहीं देखना है। अधिकतम 2 की अधिकतम घात कहाँ है, 2 की अधिकतम घात 2, 2 की अधिकतम घात 2। फिर देखिए 3 की अधिकतम घात का अधिक है, दोनों में बराबर है, तो लिखिए 3 की घात 1। इसको हल करिए, 2 की घात 2, 2 गुणा 2, 3 की घात 1 यानी गुणा 3, 2 का गुणा 2 से 4,
गुणा 3 यानी कि 4 तरी 12। एलसीएम कितना आया इनका? 12 आया। कितना आया? 12 आया। इसी के साथ में हम नेक्स्ट बहुत सारे उदाहरणों से इस चीज को हल करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आपके किताब के प्रश्नों और उदाहरणों की ओर। देखिएगा, मैं आपको एक प्रश्न करवाने जा रहा हूं। उस प्रश्न को करेंगे, फिर एक सूत्र के बारे में और जानकारी लेंगे। उस सूत्र की जानकारी लेने के बाद में हम करेंगे आपकी किताब के और भी बहुत सारे प्रश्न। देखिएगा, मेरे पास में यहाँ से किताब से प्रश्न है कि संख्याओं 6 और 20 में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन है आपके पास में संख्याओं 6 और 20, क्या है? 6 और 20 के एचसीएफ व एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। मैंने आपके सामने प्रश्न लिखा है। नेक्स्ट आने वाले प्रश्नों को हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे उनका सॉल्यूशन। प्रश्न आपके पास किताब में उपलब्ध है, इन प्रश्नों को हम लिखेंगे नहीं, उनका करेंगे हल। मैंने लिखा यहाँ पे हल। हम लिखेंगे दी गई संख्याएं। क्या लिखेंगे? दी गई संख्याएं। क्या लिखेंगे? दी गई संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी है? संख्या एक है 6, दूसरी है 12। अब इनका करना है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा आपके पास में? देखिएगा, संख्याएं थी 6 और 20 थी संख्याएं। 6 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं मैं 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, यानी कि 6 के लिए आया 2 गुणा 3। फिर मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ 20 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 20 के लिए 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, यानी कि 20 के लिए मेरे पास संख्या आई है 2 गुणा 5। क्या आई? 2 गुणा 5। ये जो संख्या आई है इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट आपकी कॉपी के नीचे ही आ रही है संख्या है। हमें चाहिए इसका HCF। क्या चाहिए? HCF निकालना है। लेकिन HCF निकालने से पहले मैं इस 20 के लिए लिखता हूँ 2 की घात 2 और 5 की घात 1, और इधर एक एक सिंगल संख्या, इनकी घात कितनी हो गई? 1 1 हो गई। अब HCF चाहिए हमें किसका? 6 और 20 का। किसका? 6 और 20 का। हमें चाहिए HCF में उभयनिष्ठ संख्याओं, उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी न्यूनतम घात। क्या चाहिए? उनकी न्यूनतम घात चाहिए। तो देखिएगा, इसके अंदर इनकी न्यूनतम घात 2 की अधिकतम घात 2 है, 2 की न्यूनतम घात 1 है, दोनों ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 2 की घात 1। फिर देखिए, क्या 3 यहाँ उभयनिष्ठ है? नहीं है। 5 उभयनिष्ठ है? नहीं है, यानी कि इसका HCF कितना आया? HCF बराबर 6 और 20 का कितना आया? 2 आया। अब हमें चाहिए इसका LCM किसका चाहिए? 6 और 20 का। LCM निकालने के लिए हमें चाहिए संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी जो अधिकतम घात है वो चाहिए। तो अधिकतम घात देखिए, 2 की अधिकतम घात 2 है। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ये लिखी। 2 की अधिकतम घात 2 लिखी। फिर देखिएगा 3 की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, 3 की अधिकतम घात 1। फिर 5 की अधिकतम घात कितनी है? 5 की अधिकतम घात 1 है। तो लिखिए 2 की अधिकतम घात 4, 2 की अधिकतम 2 है, इसका मतलब ये हुआ 4। 3 की अधिकतम घात 1 3, 5 की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसका अर्थ हुआ 5। देखिए 4 का गुणा 3 से 12, 12 का गुणा 5 से 60, यानी कि LCM कितना आया? 6 और 20 का, यह आया आपके पास में 60। इसका लास्ट में आपको यहाँ लिखना है उत्तर। क्या लिखना है? उत्तर। ये था आपका सॉल्यूशन, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट अपना जो सूत्र है HCF और LCM का, उसके बारे में। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में एक फॉर्मूला है
कि कोई भी दो संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई भी दो संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई भी दो संख्याएं, जैसे कि संख्या, दो संख्याएं हैं, संख्याएं कौन कौन सी, संख्या a और एक दे रखी है संख्या b, क्या दे रखी है, संख्या b। ऐसी कोई दो संख्याएं a और b, यदि पूछा जाए कि इन संख्याओं और HCF और LCM के बीच में संबंध क्या है, क्या पूछा जाए, इनके बीच में संबंध क्या है, तो इनके बीच में संबंध पूछा जाए तो संबंध इस प्रकार से निकालते हैं। देखिएगा, संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF AB गुणा LCM AB, ये इसका क्या है, संबंध है। अब संख्याओं का गुणनफल है यानी कि A गुणा B, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, फिर किसका गुणा है, HCF है किसका, AB का, फिर गुणा किसका है, LCM है किसका, AB का। ये तो हुआ इसका सूत्र। इस सूत्र को आपको ध्यान रखना, ये परीक्षा में एज इट इज पूछे जाने वाला सूत्र है, क्या है, एज इट इज। अब यदि आपको एग्जामिनर अलग से बना के इस सूत्र को पूछता है तो वो प्रश्न देता है कि क्वेश्चन दे रहा है कि कोई दो संख्याएं, क्या, कोई दो संख्याएं C व D है, क्या है, C व D है, तो इनका HCF व LCM संबंध लिखिए। ये आपको कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न था, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे पहले संख्या AB थी, अब संख्या क्या है, CD है, तो AB की जगह लिखो CD, क्या लिखा, CD। इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, क्या है, गुणा है, तो C गुणा D बराबर किसका HCF, C का HCF और D का HCF गुणा LCM किसका, C और D का LCM, ये हो गया इनका संबंध। ये उत्तर सही है। इसी के साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या क्वेश्चन दे रखा है एक, उदाहरण नंबर 3 से बता रहा हूं मैं आपको। उदाहरण 3 दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 यानी कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। और HCF ज्ञात करना है किसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और उसके बाद में LCM इस सूत्र विधि से ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उदाहरण, क्या लिख रहा हूँ, उदाहरण नंबर कौन सा है आपकी किताब का, उदाहरण नंबर 3 है। इसका क्या है, हल है यहाँ लिख रहा हूँ दी गई संख्या, क्या लिख रहा हूँ, दी गई संख्याएं। यहाँ जैसे मैंने लिखा दी गई संख्या है, तो दी गई संख्याएं लिखने के बाद में मैं संख्या लिख रहा हूँ। एक संख्या है आपके पास में 96, एक संख्या है 404। इस दोनों संख्याओं का हमें निकालना है HCF। अब HCF निकालना हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने पर, ये मैंने लिखा यहाँ पे 96 और 404 मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मैं सबसे पहले 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, 2 चौका 8, एक बचा, इसको दिया 8 दूनी 16, 2 के पार्ट से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। देखिएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 1 0 1। फिर मैं 2 से कर रहा हूँ, 12 दूनी 24 होते हैं, 12 बार। 101 में नहीं जाता, 101 का 101। फिर 2 से 6 बार, कितनी बार, 6 बार, ये 101 का 101। देखिएगा, फिर 2 से 3 बार, कितनी बार, 3 बार। अब देखिएगा, मैंने इनका सारा एक साथ कर दिया है, तो मैं आपको यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लिखा 101, फिर 3 से मैंने लिखा एक बार, और 101 का 101। अब मैं 101 में सिर्फ 101 का डिवाइड जाता है, इसलिए 101 में 101 का एक और क्या आया, एक। अब मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रिक ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जो HCF होता है, क्या होता है, HCF होता है वो उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात होती है। तो मैं लिख रहा हूँ HCF 96 और 404 का जो बराबर है। अब मुझे
आप ये बताइए कि इसमें जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई है वो शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, तो वो सुनिएगा। 96 और जो 404 है इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका डिवाइड 96 में भी जा रहा है और 404 में भी जा रहा है, यानी कि भाग 96 के अंदर भी गया और 404 में। जैसे कि 2 का गया, किसका गया, 2 का गया, मैंने लिखा 2, ऊपर वाले 2 का दोनों में गया, 2 से वापस दिया, 2 का 48 में भी गया, 202 में भी गया, ये वापस 2 लिखा। इस 2 का 24 में गया, 101 में नहीं गया, नहीं लिखना है। 2 का 6 में गया, 101 में गया, नहीं लिखना है। 2 का 6 में गया, 101 में नहीं गया, नहीं लिखना। 3 का 3 में गया लेकिन 101 में नहीं गया, नहीं लिखना। 101 का 101 में गया लेकिन 1 में नहीं गया, यानी कि नहीं लिखना। ये आया आपके पास 2 गुना 2, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 4 आया, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आया, 96 और 404 का, 96 404 का एचसीएफ आया आपके पास में 4। अब इसने हमें कहा था कि एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम। तो एलसीएम हमें निकालना है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज नहीं करना, हमें करना है इस मेथड का, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ ए बी गुणा एलसीएम ए बी, ये सूत्र यूज करना है। देखिएगा ए की जगह क्या है आपके पास में 96, मैं या फिर का चिन्ह लगा रहा हूँ, फिर बी की जगह कितना है 404, यानी कि पहली संख्या ए, ये ए बराबर, और मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे ये बी बराबर है। 96 और 404 लिखा तो मैंने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना है 4 है, मैंने लिखा यहाँ पे 4, और हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकाल रहे हैं हम 96 और 404 का। देखिएगा यहाँ पे 96 404 है, मैंने वो वाला जो एलसीएम है वो एलसीएम लिखा 96 404 एज इट इज लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखे ये 96 और 404, इनको जमा के लिख रहा हूँ। यदि जमा के लिखने पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। देखिएगा मैंने या फिर का चिन्ह लगाया, ये 96 का 96 लिखा, गुणा 404 का 404, बराबर का बराबर, ये जो 4 इधर गुणे में था इसको इधर ला रहा हूँ तो ये इधर किस में आ जाएगा, भाग में। मेरे पास इधर क्या है, एलसीएम में 96 और 404। देखिएगा या फिर का चिन्ह 4 से डिवाइड करो, 4 से यदि आप डिवाइड करोगे तो मैं 96 का तो 96 लिख रहा हूँ, 4 का डिवाइड 404 में 101, क्या आएंगे 101, डिवाइड का मतलब भाग करना है आपको। एलसीएम, एलसीएम लिख रहा हूँ मैं 96 और 404, क्या लिखा 96 और 404। अब इनका गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा कर लो। 96 का गुणा 1 से 6 बार, 96 का गुणा 1 से यानी कि 96 का 6 हासिल लगा 9, 96 का गुणा 0 से 0, 0 और 9 जोड़ो 9 आया, 96 का गुणा 1 से 96 यानी कि 9 6 9 6, ये किसका एलसीएम आया 96 और 404 का, 96 और 404 का एलसीएम ही आया। इसको जमा के लिख लो, एलसीएम 96 404 इज इक्वल टू 96 और एचसीएफ भी इसी के पास में लिख लो, एचसीएफ 96 404 बराबर कितना आया 4, ये क्या है आपके उत्तर, क्या है उत्तर। ये आपको इस टाइप से करना है इस प्रश्न को, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। पूरी मेथड के साथ में संख्याएं कौन सी दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर एचसीएफ निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर उसका एलसीएम निकालो इस सूत्र से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिएगा बच्चों इसके अंदर हमने लिख लिए हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 4। क्या कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 कौन सा प्रश्न है। देखिएगा उदाहरण नंबर 4 लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे उदाहरण 4, क्या लिखा, उदाहरण 4। उदाहरण 4 को हम करेंगे हल। देखिए उदाहरण 4 को हल करने से पहले कुछ चीजें सेम है, जैसे कि उसने कोई संख्या दी होगी, दी गई संख्या, क्या लिखा मैंने, दी गई संख्याएं, क्या लिखी, दी गई संख्या। अब कौन कौन सी दे रखी संख्या, देखिएगा संख्याएं उसने दे रखी है, हमें संख्याएं दी उसने 6 72 और 120, क्या दी है 6 72 और 120। एक संख्या 6 दी है, दूसरी दी है 72, तीसरी दी है हमें 120। उसने कहा है कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके निकालने हमें एचसीएफ और एलसीएम। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर
अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिएगा 6 का करते हैं। सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। देखिएगा ये आया 6 का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 इज इक्वल टू 2 गुणा 3, 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। फिर मैं कर रहा हूँ बोईतर का, किसका? बोईतर का। देखिएगा बोईतर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से 7 को 3 बार, 2 किया 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 12 हुआ, 2 छंगे 12 यानी कि आधा किया। 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा, 6 को दिया 16, 8 दूनी 16, 2 से 18 9 बार, फिर 3 से 9 3 बार, फिर 3 से 3 1 बार। यानी कि बोईतर के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यानी कि बोईतर को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। घातों के फॉर्म में लिखते चलिए। फिर हम कर रहे हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड, किसके? 120 के। ये मैंने लिखा 120 और 120 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पाड़े से 6 बार 12, 0 का 0, 2 के पाड़े से 6 3 बार, 0 का 0, 2 के पाड़े से 3 को 1 बार, 1 बचा, 0 को दिया, 10 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजा 15, फिर 5 से 1 बार, कितनी बार? 1 बार। ये हमारे पास में क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड। इनको हम लिखते हैं 120 के क्या लिख रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। 120 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या है? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। ये मैं लिख सकता हूँ 120 के बारे में। यहाँ पे 2 की घात तो 3 और फिर 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ये लिख लिए। अब देखिएगा आपको अपने पेज के नीचे ही लिखने हैं सारी चीजें। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपके इसके नीचे चलेगा, कहाँ? नीचे की तरफ। मुझे चाहिए HCF। क्या चाहिए? HCF। किसका चाहिए? 6 72 और 120 का। अब HCF की क्या परिभाषा थी? HCF कहता था कि उभयनिष्ठ तो क्या होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, और न्यूनतम क्या होने चाहिए? कम से कम घात होनी चाहिए। 2 आया 2 आया 2 आया, न्यूनतम घात ढूंढो। ये मैंने लिखा 2। अब इसकी सबसे छोटी घात 3 3 1, न्यूनतम घात कितनी? 1 है, यानी कि घात 1 लगाओ। 3 को ढूंढो, 3 इधर आया, 3 इधर भी आया, 3 इधर भी आया, ये लिखा मैंने 3। छोटी घात देखो, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, यानी छोटी घात कितनी है? 3 की घात 1। अब देखो इधर कोई 5 आया क्या? नहीं आया। इधर भी 5 नहीं, लेकिन इधर 5 आया, यानी कि ये क्या है? दोनों में नहीं आ रहा, यानी कि 5 को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा HCF 6 72 120 बराबर 2 की घात 1 यानी 2, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 1 2, 3 की घात 1 3, 2 गुणा 3 यानी कि 6। दूसरा में चाहिए LCM, किसका? 6 72 और 120 का। देखिएगा 6 72 और 120 का जो हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, तो एलसीएम ये कहता है कि इसके अंदर जितनी भी संख्या आई है, इनके जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, उनकी अधिकतम घात लेनी। क्या लेनी? अधिकतम घात। देखिए 2 आया, 3 आया और 5 आया, तो मैंने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये लिख लिए। अब देखो इनकी बड़ी घातें ढूंढो। 2 की घात 1, घात 3 और घात 3, बड़ी घात कितनी है? 3 है, ये लगे 3। बड़ी घात ढूंढो, 3 की बड़ी घात 1 2 या 1 2 बड़ी घात, ये लिखी 2। देखिएगा या 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 की बड़ी घात इधर से 1, कितनी? 1। देखिएगा ये लिख रहा हूं मैं वापस, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। कैसे होता है? तो यहाँ पे समझा देता हूँ। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, इसको मिटा देते हैं वापस, ठीक है। देखिए ये 8 आया। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 यानी कि 9। 5 की घात 1 का मतलब 5। ये हमारे पास में क्या आया? एलसीएम 6 72 और किसका? 120 का। बराबर लगा रहा हूँ। 8 का गुणा 9 से 8 नमाणी 72, कितने? 8 नमाणी 72, ये लिखा मैंने 5। अब गुणा करो, 5 का गुणा 2 से 10, 1, 5 का गुणा 7 से 35, 35 और 1 36, कितना आया? 360। ये हमारे पास में क्या है? उत्तर आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
देखिएगा, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। फिर हम कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली नंबर 1। क्या कर रहे हैं? प्रश्नावली नंबर 1 को सोल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1 का प्रश्न संख्या 1 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड रूप में क्या करना है? संख्याओं को बताना है। आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, उन्हें किस रूप में बताना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताना है। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहला ही प्रश्न है आपकी प्रश्नावली ये मैंने लिखा प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली है जो आपकी। उस प्रश्नावली में आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कुछ संख्याएं दे रखी। क्या दे रखी? संख्याएं दे रखी। उन संख्याओं को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। उनके क्या ज्ञात करने? अभाज्य गुणनखंड। तो पहली संख्या दे रखी आपको 140। कितनी दे रखी है? 140। इस संख्या के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो मैं यहाँ पे इसका हल लिख रहा हूँ। लिखा मैंने हल। यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्या। क्या लिखोगे? दी गई संख्या 140 अभाज्य गुणनखंड लिखा यहाँ पे। और फिर लिखेंगे 140 अभाज्य गुणनखंड करो इसके। 2 के पारे से 14 7 बार 0 का 0, 14 7 बार 0 का 0। 2 के पारे से 7 3 बार, 1 बचा 10 5 बार 10। 2 के पारे से नहीं जाता, 3 के पारे से, 3 के पारे से भी नहीं जा रहा है, तो 5 के पारे से 7 पंजा 35, 7 के पारे से 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अभाज्य गुणनखंड किसके? 140 के। क्या आ रहे हैं? देखिएगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं मेरे पास में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 140 इज इक्वल टू 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार आया, गुणा 5 गुणा 7। घात 1 नहीं लगानी है। ये हो गए इसके क्या? अभाज्य गुणनखंड। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 का जो आपका दूसरा प्रश्न है वो ये है कि संख्या दे रखी है इसने 156। कितनी दे रखी है? 156। ये संख्या जैसे ही मैंने लिखी तो आपको इसका क्या करना है? सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करना है तो आपको लिखना है हल। फिर लिखोगे आप दी गई संख्या। क्या लिखोगे? दी गई संख्या। दी गई संख्या कितनी है? 156। 156 है तो इसके क्या ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। किसके? 156 के। ये बराबर लगा दिया। अब यहाँ पे करिए इनके अभाज्य गुणनखंड 156 के। देखिएगा 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं हम। 2 के पारे से 7 बार 14, फिर 1 बचा, 6 को दिया 16, 8 दूनी 16। 2 के पारे से 7 को 3 बार 6 आया, 1 बचा, 8 को दिया 18, यानी कि 9 बार। फिर 3 के पारे से 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 के पारे से 13 एकम 13। देखिएगा ये हमने लिख लिया 13, 13 एकम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो 156 में 2 आया 2 बार, 2 गुणा 2, 3 एक बार आया और 13 एक बार आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 156। 2 का गुणा 2 से 2 की घात 2, 3 की घात 1 नहीं लिखनी, 13 का 13। ये हमने लिख ली इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख लिए? अभाज्य गुणनखंड। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न। कौन सा? प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न। देखिएगा आपके सामने मैं लिख रहा हूँ प्रश्न संख्या 3 का तीसरा प्रश्न में जो संख्या दी है वो है इसके अंदर 3825। कितनी दी है? 3825। देखिएगा तीसरे प्रश्न के अंदर संख्या दी है 3825। मैंने लिखा यहाँ हल। दी गई संख्या। क्या लिखा? दी गई संख्या बराबर 3825। फिर यहाँ लिख रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड किसका निकाल रहा हूँ? 3825 का बराबर लगा दिया। अब मैं इसको इस तरफ सोल्व कर रहा हूँ। रीजन ये है कि बड़ी संख्या है तो लंबी लाइन आएगी, तो इसको इधर सोल्व करना है और इधर इसका क्या लिख लेंगे? जो भी टुकड़े आएंगे वो इधर लिख लेंगे। देखिएगा
2 के पाड़े से 3 को एक बार। देखिए सबसे पहले ये सोचिए, आपको भाजकता के नियम आने चाहिए। यदि किसी संख्या के पीछे 0 और 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 5 और 0 है पीछे तो 5 से डिवाइड होगा। किससे? 5 से। तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे क्या है? 5 है। और एक रीजन और सुनिएगा, यदि इन संख्याओं को जोड़ने पर ऐसी संख्या आती है जो 3 से डिवाइड हो तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है। जोड़ के भी देख लो, 3 और 8 11, 11 और 2 12 13, 13 और 5 कितने हो रहे हैं? 18 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 18। देखिए 5 2 6 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी 18 में 3 का डिवाइड जाता है। तो इसके अंदर भी किसका डिवाइड जाएगा? 3 का डिवाइड। 3 के पाड़े से 3 एक बार, 3 के पाड़े से 8 दो बार, 6 आया, 2 बचा, 8 में से 6 गया 2, 2 किसको दिए? 2 को। कितने हुए? 22। तो 7 तरी 21, कितने? 7 तरी 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा 15, यानी कि 5 तरी 15। फिर 3 के पाड़े से जाता है कि नहीं जाता है? संख्या जोड़ो, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, फिर जा रहा 3 का, 4 तरी 12। फिर देखिए 3 दूना 6, पहले दिया 12 के अंदर 4, फिर 3 दूना नहीं, 2 से देना नहीं है, 3 से देना, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा 15 हुआ, 5 तरी 15। अब देखिए वापस 4 2 6, 6 और 5 11, यानी कि 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो अब 3 का नहीं देंगे। अब हम डिवाइड करेंगे 5 का। किसका? 5 का। 5 के पाड़े से 42 के अंदर 8 पंजा 40, 2 बचा, 5 को दिया 25, 25 पंजा 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 3 बचा, इसको दिया 7 पंजा 35, फिर किसका? 17 का, 17 एकम 17। देखिएगा इसके अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में 3 गुणा 3 आया, फिर 5 गुणा 5 आया, फिर आया आपके पास में 17। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये क्या आया? इसका उत्तर क्या आया? उत्तर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं इसका पहले का चौथा प्रश्न, जिसकी संख्या दे रखी है आपको 5005। कितनी दे रखी है? 5005। देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूं 5005। चौथा प्रश्न है इसका, पहले का चौथा प्रश्न 5005। इसका हमें चाहिए क्या? सॉल्यूशन, हल चाहिए। क्या चाहिए? हल चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5005 के लिए दी गई संख्या, क्या लिखा? दी गई संख्या, क्या लिखा? दी गई संख्या क्या है? 5005। यहाँ लिखूंगा अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखूंगा? अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखा? अभाज्य गुणनखंड। अब किसका निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड? तो 5005 का। किसका? 5005 का। बराबर लगा दो। यहाँ पे 5005 को क्या करो? हल करो। तो देखिएगा 5005 को मैं क्या कर रहा हूँ? हल कर रहा हूँ। तो इन संख्याओं को जोड़ के देखो, 5005 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएंगे। तो 10 के अंदर 3 का डिवाइड नहीं जाता, यानी कि 3 का नहीं जा रहा है, यानी किसका जाएगा? अब 5 कैसे देना पड़ेगा? 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब देखिए अब किसका जा रहा है? इसके अंदर किसी संख्या का डिवाइड जा रहा है क्या? सोचो 1001। तब तक इसको सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? तब तक इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा 1001 के अंदर किसका डिवाइड जा रहा है क्या? तो देखिएगा इसके अंदर हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो 5 का डिवाइड दिया, 5 का डिवाइड देने के बाद ट्राई करते हैं। देखिए ट्राई यानी कि 5 का दे दिया है, 3 का नहीं जा रहा था क्योंकि 1 और 1 2 है, 4 का जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 1 आ रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, अब 6 का जाएगा नहीं, 7 का देके देखते हैं। किसका? 7 का। 7 का डिवाइड देके देखो, देखो 7 का पाड़ा बोले 7 एकम 7, कितने बचे? 3, 3 इसको दिए, कितने हुए? 30, कितने हुए? 30, 7 चौका 28, कितने? 7 चौका 28, 30 में से 28 गए, यानी कि 2 बचे, ये हो गए 21, 7 तरी 21, कितने हुए? 7 तरी 21। अब देखिए इसके अंदर 7 का वापस देखे देखें, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं क्योंकि इनको जोड़ के देखो 3 4 7 8, 8 में 9 का नहीं जाता, 10 का जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 0 नहीं आ रहा, 11 के लगा के देखो, किसका? 11 का। 11 एकम 11, कितने बचे? 14 में से 11 गए 3, यानी कि ये हो गए 33, 11 यहाँ 33। अब किसका जा रहा है? 13 का। 13 एकम 13, 13 का आ गया। तो अब देखिएगा आपके पास में
मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके अभाज्य गुणनखंड 5। हाँ, अब देखिएगा बाहर डीजे आ गया था तो बहुत ही गजब की आवाज आ रही थी डीजे की। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया आपका इसका उत्तर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न पहले का 5वां प्रश्न। कौन सा? पहले का 5वां प्रश्न। देखिएगा पहले का 5वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। पहले का 5वां प्रश्न, पहले का 5वां प्रश्न ये कहता है, पहले का 5वां प्रश्न के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन संख्या है 7429। कितनी है? 7429। हम लिखेंगे यहाँ पे दी गई संख्या। क्या लिखेंगे? दी गई संख्या। दी गई संख्या क्या है आपके पास में? 7429। कितनी है? 7429। 7429 जो संख्या है इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। किसका निकालना है? 7429 का। बराबर लगा दो। फिर देखिएगा इसका हम इधर सॉल्यूशन करते हैं। 7429 किसका? 7429। सबसे पहले देखिएगा ये एक ऐसी संख्या है आपके इस प्रश्नावली के अंदर, इसका वैसे मुझे डिवाइड याद है किस किस का करना है। तो सबसे पहले आप 17 का करिए। क्या करिए? 17 का। ध्यान रखिएगा 17 का करना है। 17 का पहाड़ा बोलो आप। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68। अब बोलोगे ज्यादा आएंगे। क्या आएंगे? ज्यादा। 17 चौके 68। 68 आया तो फिर कितने बचे? 6 बचे। कितने बचे? 6। तो 6 बचे तो यहाँ पे आपके हो गए 62। तो 70 तिया 51, 70 चौके 68 ज्यादा हो रहे हैं तो 70 तिया कितना? 51। यदि 51 में से 62 में से 51 गया तो कितना बच रहा है? 11। 11 बच रहा है कितना हुआ? 19। 119 हुआ। कितना? 119 हुआ। 119 हुआ। 70 साते कितने होते हैं? 119। कितने होते हैं? 119। अब देखिएगा यहाँ पे हम देते हैं 19 का डिवाइड। किसका? 19 का। 19 एकम 19, 19 दिए 19 दूना 38। कितने होते हैं? 38। 19 दूना 38 होते हैं तो 19 दिया हो जाएंगे आपके 57। तो ज्यादा हो रहे हैं तो 19 दूना 38। 43 में से 38 गए कितने बचे? 5। 57 यानी कि 19 तिया 57। देखिएगा अब जाएगा 23 का पूरा पूरा। 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए आपके पास में 17 गुणा 19 गुणा 23। यह आपका हुआ उत्तर। इसी के साथ में प्रश्नावली 1.1 में ये प्रश्न हो गया एक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। किसको? प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 यह कहती है आपकी कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच करनी। क्या करनी है? जांच करनी है। यानी कि इनके एचसीएफ और एलसीएम क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। और फिर जो आपको एक फॉर्मूला दिया था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा जो एलसीएम था उस फॉर्मूले की क्या करनी है? जांच करनी है। तो देखिएगा पहली जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न के अंदर संख्या दे रखी है 26 और 91। कितनी दे रखी है? 26 और 91। क्या दे रखी है? और 91। ये दो संख्याएं आपको क्या दे रखी है? दे रखी है 26 और 91 दे रखी है। तो इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में इस तरफ कर रहा हूँ। किस तरफ? इस साइड में। सबसे पहले कर रहा हूँ 26 का। किसका? 26 का। 26 का मैंने क्या? 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर किसका? 13 का। 13 एकम 13। और मैं कर रहा हूँ किसका? 91 का। 91 का कर रहा हूँ तो मैं 7 के पाड़े से 7 एकम 7। कितने बचे? 2। 7 तरी 21। 21 हो गए। फिर 13 से 13 एकम 13। तो ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 26 इज इक्वल टू कितना है? 2 गुणा 13। और 91 इज इक्वल टू कितने आए मेरे पास में? 7 गुणा 13। तो ये दोनों ही मैंने जैसे ही लिखे तो मेरे पास में एक आएगा HCF किसका? 26 और 91 का। किसका? 26 और 91 का। 26 और 91 का HCF निकाल रहे हैं तो देखिए इसमें न्यूनतम घात और उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ 2 इसमें आया? नहीं आया। 13 आया? आया। 13 लिखा।
इसकी घात कितनी है अधिकतम 1, 13, इसका HCF कितना हो गया 13। एलसीएम चाहिए, देखिएगा एलसीएम किसका 26 और 91 का एलसीएम इसका निकालना है। तो आपके पास में देखिएगा 2 आया, 7 आया, 13 आया, इन सभी की घातें कितनी 1 1, इसलिए घात नहीं लगाई। अब इनका क्या करना है गुणा, 2 का गुणा 7 से, 7 दूनी 14, फिर किससे 13 से। देखिएगा 14 का गुणा 13 से, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 42, कितना 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 14 का पारा एक बार 14, 14 और 4 18, कितना 18, 182, कितना आया 182, यानी कि एलसीएम बराबर कितना आ रहा है 26 और 91 का 182, कितना आया 182, ये आया एलसीएम। अब इनकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये तो आपका उस तरफ सॉल्यूशन है और ये इसी के साथ में सामने की तरफ करना है। फिर आपका नेक्स्ट जो नीचे पेज चल रहा है उस पेज को कंटिन्यू करना है। देखिएगा मैं इसके नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर इधर लिखूंगा। तो जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर, अब क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच कैसे करेंगे, तो वो जो सूत्र है उसकी जांच करनी है। तो हम लिखेंगे a गुणा बी। देखिएगा a गुणा बी लिखा, a गुणा बी क्या है हमारे पास में 26 गुणा 91, इन दोनों को आपका क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं इधर रफ पे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रफ पे काम। 91 का गुणा किससे करना है, 26 से। देखिएगा 6 का पारा एक बार 6, 6 नमानी 54 का 54, गुणा 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा 9 से 18, कितना आ रहा है 6, 4 2 6, 5 8 13 का 3 1 2, कितना आया 23 66, कितना आया 23 66। देखिएगा ये तो आ गया इसका a गुणा बी का। ये मैं रफ काम क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रफ काम मिटा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। मेरे पास में एलसीएम गुणा क्या चाहिए, मुझे एचसीएफ चाहिए। एलसीएम गुणा एचसीएफ चाहिए। मेरे पास में एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम मेरे पास में कितना है, एलसीएम मेरे पास में है 182, कितना है 182। मुझे इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। मैं यहाँ रफ काम कर लेता हूँ, वापस मिटा दूंगा। देखिएगा 13 का गुणा करना है, 3 दूना 6, 8 3 24 का 4 2 हासिल लगा, 3 और 2 5, फिर एक के पारे से 182 का 182, एक का पारा 2 से 2, एक का पारा 8 से 8, एक का पारा 1 से 1, 6 का 6, 4 2 6 और 5 8 13 का 3 हासिल 1 2। देखिए कितना आया 23 66, कितना आया 23 66। अब देखिएगा मैं इस रफ काम को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। रफ काम को मैंने मिटाया है। और देखिएगा नेक्स्ट मेरे पास में क्या आया, एचसीएफ, ये दोनों a गुणा बी इज इक्वल टू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम आया। क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम आया, जो कितना है 23 66 इज इक्वल टू 23 66, यानी कि क्या हुआ, जांच सत्य हुई। क्या हुई, जांच सत्य हुई, ये जांच हो गई। फिर आपको लिखना है यहाँ पे उत्तर, क्या लिखना है, उत्तर। ये आपको इस तरीके से क्या करना था, इसको सोल्व करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको आज का टास्क दे देता हूँ कि जो आगे के प्रश्न है इसके अंदर उनको आप हल करने का प्रयास करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हें हम हल करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो संख्याएं हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम की कुछ जो टर्मोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, उनके बारे में और भी जानकारी दूंगा। कुछ टर्म्स है जिससे आप क्या है कि कुछ जो संख्याएं होती बड़ी बड़ी, उन संख्याओं का क्या एचसीएफ और एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सको। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।